तो आज हम जो पढ़ेंगे वो एफआईआर होगी। क्योंकि उस दिन लास्ट क्लास में हमने अरेस्ट तक पढ़ा था। उसी को याद है हमने अरेस्ट में जो है वो क्या क्या पढ़ा था। हमारा लास्ट का टॉपिक था और उसमें हमने जो है अरेस्ट के किस्म पढ़े थे, कौन कौन से सेक्शन जो है, कौन कौन से किस तरीके से जो है पुलिस को अरेस्ट कर सकती है। एक कॉमन जो आदमी है वो भी जो है वो अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा था। अ, हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल कोड्स पढ़ा था, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी सेक्शन 4। उसमें जो है कॉग्निजिबल वेलेबल ऑफेंस ये सारे कुछ पढ़े थे, फिर अरेस्ट पढ़ा था। तो आज हम एफआईआर पढ़ने जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन और बेल है। ठीक है, तो एफआईआर जो है वो एफआईआर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एंटायर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, अब एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पहला सा एक स्टेप है जिससे एक प्रोसेस स्टार्ट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब ऐसे सोचें आप कि अगर नहीं एफआईआर नहीं होती, ठीक है, तो कोई केस भी नहीं होगा। ठीक है, तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी और इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ट्रायल भी नहीं होगा। अगर ट्रायल नहीं होगा तो पनिशमेंट भी नहीं होगी उसकी। तो ये जो एफआईआर है ऐसे समझें कि ये एक दरवाजा है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसेस का ये एक दरवाजा है। तो इसमें सेक्शन 154 एफआईआर फॉर कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो एफआईआर जो होती है वो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की होती है। ठीक है, अब कोई आदमी पुलिस के पास जाता है, कहता है कि सर ये फलां जगह पे जो है यहाँ कोई क्राइम हो गया है। पुलिस क्या करेगी? उस जो बताएगा वो पुलिस उसको राइट डाउन करेगी, लिखेगी। ठीक है, उसको हम सिंपली एफआईआर कहते हैं। ठीक है, अब एफआईआर के सेक्शन 154 के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो जो उस वक्त किए जाते हैं। मतलब एफआईआर अगर कोई ऐसा अक्यूज या कोई विक्टिम बंदा आता है तो एफआईआर जो है पुलिस को इमीडिएटली लिखनी होती है उसी वक्त। उसमें डिले नहीं करनी होती, क्योंकि अगर उसमें डिले हो जाएगी या खुद वो बंदा अगर देर से पहुंचता है तो वो एफआईआर जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है, फिर उसमें डाउट आ जाता है। सो एफआईआर जब लिख ली पुलिस ने, तो पुलिस का ये काम है कि वो एफआईआर वो रीड करके उस रिपोर्टेड जो जो पर्सन जो कंप्लेनेंट है उसको पढ़ के सुनाएगी कि भाई ये ऐसे ऐसे अल्फाजों में आपने जो है वो एफआईआर लिखवाई। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो पर्सन है वो वहाँ इस एफआईआर पे अपना सिग्नेचर करेगा और अपना अंगूठा वगैरह लगाएगा। ठीक है, फिर पुलिस क्या करेगी? उसकी फ्री कॉपी जो है वो एफआईआर की उस कंप्लेनेंट को देगी। अब यहाँ पे ऐसे होता है कि पुलिस कभी कभार जो है वो उसके चार्जेस भी लेती है एफआईआर की कॉपी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो इलीगल हो जाएगा क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉपी जो है वो एफआईआर की उस कंप्लेनेंट को देगी। अब पुलिस जो है वो मना नहीं कर सकती कि कॉग्निजिबल ऑफेंस हो और पुलिस मना कर दे कि भाई हम एफआईआर नहीं लिख रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलीगल काम। सो इसकी एक रेमेडी है, वो जाके आगे पढ़ते हैं। सो एफआईआर जो है वो कौन कौन जो है वो लिखवा सकता है या दर्ज करवा सकता है या करवा सकता है, जो आप समझे। विक्टिम हिमसेल्फ, वो खुद जो विक्टिम हो वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। उसके बाद वो जो विक्टिम है उसकी जो फैमिली है, ठीक है, वो भी एफआईआर जो है वो दर्ज करवा सकती है। फिर आई विटनेसेस, कोई गवाह हो गया, किसी ने अपनी आंखों के सामने कोई क्राइम होते हुए देखा, ठीक है, फिर वो भी जाके जो है एफआईआर दर्ज करवा सकता है। मतलब कोई भी कॉमन सिटीजन जो है वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। कॉग्निजिबल ऑफेंस, कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है वो सीरियस क्राइम होता है और नॉन कॉग्निजिबल जो होता है वो माइनर क्राइम्स। सो पुलिस जो है वो इटसेल्फ खुद भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। मतलब पुलिस ने देखा कि उसके सामने कोई क्राइम, तो पुलिस खुद भी जो है वो एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब
एफआईआर में होता क्या है, मेन मेन चीजें जो एफआईआर में होती है, लिखी जाती है, वो क्या होती है, कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जो एफआईआर में होती है वो डेट होती है, टाइम ऑफ ऑफेंस, ठीक है, कि किस टाइम जो है वो ऑफेंस हुआ है, वो तारीख होगी एफआईआर में, और वो जगह होगी जिस जगह पे वो क्राइम हुआ हो, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, मतलब जो, अगर पता है एफआईआर जो विक्टिम करवाने जा रहा है, अगर इसको अक्यूज का नाम पता है तो वो भी एफआईआर में आएगा, नहीं तो नहीं, छोड़ दिया जाए। उसके बाद उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ क्राइम, ठीक है, जो क्राइम हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसके बारे में लिखा जाएगा कि कौन क्या हुआ है, मसला क्या हुआ है, कौन सा क्राइम, ठीक है। फिर जो वो कंप्लेनेंट है, जो वो एफआईआर दर्ज करवाने आया है, ठीक है, उस कंप्लेनेंट का भी नाम लिखा जाएगा। अगर विटनेसेस मौजूद हो या उसके नाम हो, तो वो भी, उसके नाम भी दर्ज किए जाते हैं। ये तो हो गई एफआईआर, ठीक है, ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया। अब इसकी हो गई एफआईआर। अब सेक्शन 155, एफआईआर फॉर नॉन कॉग्निजेबल नीड्स मजिस्ट्रेट परमिशन। अब ये क्या है, आपने अक्सर सुना होगा कि हमने जो है वो एनसी करवा दी है, ठीक है। सो एफआईआर, कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है उसकी एफआईआर होती है, ठीक है। अब एनसी उनकी होती है, वो ऑफेंसेस होते हैं जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, जो माइनर केसेस होते हैं, जो माइनर छोटे छोटे होते हैं, जैसे कोई झगड़ा हो गया या छोटे छोटे जो भी हो गए, ठीक है, उनमें जो है वो एनसी होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155, एफआईआर फॉर नॉन कॉग्निजेबल। अब वो कैसे होती है, अब उसकी जो नॉन कॉग्निजेबल जो क्या कहते हैं, जो एफआईआर होती है, वो पुलिस डायरेक्ट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करती। मतलब पुलिस जो है वो उस कंप्लेनेंट को ये कहती है कि भाई आप जाओ मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, वहां से परमिशन लेकर आओ, और फिर जो है हम ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे। मतलब वो विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर जो है वो नॉन कॉग्निजेबल की एनसी जो होती है सिंपली, वो नहीं होती। अब ये चीज आप याद रखें कि सेक्शन 154 जो है एफआईआर का, उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होने चाहिए लाजमी, ठीक है, और पुलिस जो है वो डायरेक्टली राइट करती है वो एफआईआर, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है सीरियस क्राइम्स, जो भी सीरियस क्राइम्स हो गए कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है, वो एफआईआर डायरेक्टली लिखती है। अब सेक्शन 155 में जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, मतलब पुलिस जो है वो डायरेक्टली एफआईआर नहीं लिखती, उसको मजिस्ट्रेट की जरूरत होती है परमिशन की, और वो छोटे माइनर क्राइम्स होते हैं, तो उसकी जो है वो परमिशन के बगैर नहीं की जा सकती। अब अगर ये कहें कि पुलिस जो है मना कर रही है या एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तो उसकी क्या रेमेडी होगी, उसका क्या हल होगा। सेक्शन 154(3), पुलिस रेफ्यूजेस एफआईआर, गो टू एसपी सुप्रीडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि यार, जो पुलिस स्टेशन में जो एसएचओ होता है, ठीक है, वो एक एसपी के बगैर एफआईआर कैसे दर्ज करेगा। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसमें चले, ठीक है। अब जो वो एसपी होगा, वो पुलिस जो है वो, हम जो ये रेमेडी है हमारी जो सेक्शन 154(3), तो पुलिस जब मना करती है एफआईआर लिखने से इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, ठीक है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो ये कौन सी एक रेमेडी है कि जिसमें हमें जो है वो एक एसपी के पास जाना पड़ेगा और वहां पे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर ये जो है सेक्शन 154(3) के तहत जो है हमारी एफआईआर नहीं कर रहे, तो हम के पास रिक्वेस्ट लेकर आए कि भाई आप जो है वो अ, उनको बोले या उनको मतलब कोई ऑर्डर जारी करें, ठीक है, कि जो एक एसएचओ साहब हैं वो एफआईआर करें, ठीक है। मेरे ख्याल में तो यार मैंने नहीं देखा कि ना जो एसएचओ साहब है वो एसपी के बगैर जो है वो
एफआईआर कहीं पे भी दर्ज करें, तो जाहिर सी बात है वो तो उनसे मिले ही होते हैं, तो वो जो एफआईआर होती है, ठीक है, और जो नहीं करते एफआईआर तो उसको बता के ही करते हैं इसकी कि भाई हम ये एफआईआर कर रहे हैं और ये एफआईआर नहीं कर रहे। तो ये तो रेमेडी किसी काम की रही थी मेरे ख्याल में। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने चलो दे दी है। फिर दूसरी रेमेडी आती है हमारे पास, जो कि सेक्शन 22A, जस्टिस ऑफ पीस। सेशन जज जो होता है कैन ऑर्डर पुलिस टू रजिस्टर्ड एफआईआर। अब जो एसएचओ है वो हमारी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जस्टिस ऑफ पीस सेक्शन 22A एंड 22B। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ 22B, वो भी है सेक्शन जस्टिस ऑफ पीस के लिए, हम वहाँ पे जाएंगे और उसके तहत जो है वो सेशन जज जो है वो ऑर्डर जारी करेंगे कि भाई इनकी एफआईआर कर लें, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको एफआईआर करनी ही होगी। ठीक है, तो मतलब ये तो हल आ ही आ गया कि भाई अगर पुलिस नहीं मानती, एसपी भी नहीं मान रहे, तो आप जस्टिस ऑफ पीस के पास चले जाए। और ये जो मैंने आपको 22A सेक्शन की जो मैंने रेमेडी बताई है बहुत पावरफुल है। अब क्या उसके बाद है सेक्शन 157, पुलिस सेंड्स प्रिलिमिनरी रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट। अब ये थोड़ा सा हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो इसमें आता है क्या कहते हैं, सेक्शन 157। ठीक है, अब ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट, अब ये क्या है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो है, ठीक है, मतलब दो टाइप्स की एक रिपोर्ट होती है, एक होता है पॉजिटिव चालान और दूसरी कैंसिलेशन रिपोर्ट। ठीक है, अब आप गए एफआईआर रजिस्टर्ड करवाने, ठीक, और पुलिस ने वो एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई, फिर पुलिस ने क्या किया, एक रिपोर्ट बनाई, एक रिपोर्ट बना के वो मजिस्ट्रेट को सेंड कर दी। ठीक है, फिर सेक्शन 173 जिसको हम फाइनल रिपोर्ट और चालान भी कहते हैं, ठीक है, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम जो है वो फाइनल रिपोर्ट जो है वो पुलिस बनाती है, जिसको हम चालान कहते हैं, ठीक है, वो सेंड कर देती है इधर मजिस्ट्रेट को। अब ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या है, अब प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये है कि अगर उस केस में, ठीक है, अगर केस पॉजिटिव चालान होगा, वो जो चालान होगा अगर पॉजिटिव होगा तो वो ट्रायल के लिए चला जाएगा एटमोस्ट। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो एविडेंस नहीं मिला तो वो कैंसिलेशन रिपोर्ट, ठीक है, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो चालान हुआ ये पॉजिटिव चालान और कैसे होगा। अब जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गई हुई है, ठीक है, उसको जो है वो एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, अब जो भी एविडेंसेस मिले हैं तो उसको हम कहेंगे वो ये एक पॉजिटिव चालान हुआ, ठीक है। तो अब जो अक्यूज्ड है वो ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब हमने ये ऊपर पढ़ा कि यार एफआईआर क्या कैंसिल हो सकती है, बिल्कुल कैंसिल हो सकती है, लेकिन उसका तरीकेकार ये है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हुई होगी उस इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अक्यूज के खिलाफ, ठीक है, कोई भी एविडेंस ना मिला हो तो वो अक्यूज को उसी वक्त लिखा। तो ये हो गई हमारी कैंसिलेशन। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको एफआईआर और कंप्लेंट के बारे में बता दूं कि इनमें डिफरेंस क्या है। एफआईआर में यूं होता है कि हम पुलिस के पास जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154, और वो जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, सही है, मतलब सीरियस केसेस होते हैं, वो एफआईआर, ठीक है। अब कंप्लेंट क्या होती है, एफआईआर और कंप्लेंट में कोई जो डिफरेंस होगा, कंप्लेंट ये होता है कि हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं कंप्लेंट लेके, जो है सेक्शन 200 के तहत हम जो है वो कंप्लेंट लेकर मजिस्ट्रेट साहब के पास जाते हैं। और इसमें कौन से वो होते हैं, कॉग्निजेबल होते हैं या नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, इसमें होते हैं नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है, क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी करता है, जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है कंप्लेंट। तो ये सेक्शन याद रखिएगा, ये 200 सेक्शन है, सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत जो है वो मजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, उसके बाद हमारा है आगे इन्वेस्टिगेशन।
ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब? अब जब एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई सेक्शन 154 के तहत, ठीक है, तो अब पुलिस गोज टू क्राइम सीन। ठीक है, अब ये जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन है 157। ठीक है। अब पुलिस क्या करती है, जब एफआईआर हो जाती है तो पुलिस क्या करती है, वो एविडेंसेस कलेक्ट करती है। ठीक है, आफ्टर एफआईआर रजिस्टर्ड। अब आप इमेजिन करें कि एक क्राइम शो चल रहा है। ठीक है, वहां पे पुलिस आई हुई है, फोटोज ले रही है और एक विटनेसेस से बात कर रही है। ठीक है, वहां पे एक बहुत ही छोटी सी बना दी गई है, मतलब एक ऑब्वियसली ऑफेंस हुआ है। और वहां पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो कलेक्ट कर रही है, मतलब जो भी उसको प्रूफ मिल रहा है वो ढूंढ रही है। अब वो जो सारा प्रोसेस है, उसमें उसने फोटोज लिए, मतलब उससे जो है वो विटनेसेस से बात की। ठीक है, वो सारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, वो हमारी हो गई इन्वेस्टिगेशन। सिंपल ये याद रखिएगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन में ये यही होता है कि एक मतलब जो पुलिस होती है, जो आईओ होता है, आईओ ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो विटनेसेस से बात करता है। वो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं या जो भी मेन मेन चीजें, वो जो जगह होती है जहाँ पे क्राइम हुआ होता है, वहाँ पे वो एनालाइज करता है, उसको देखता है। इस सारी प्रोसेस को हम जो है वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे एक सेक्शन नहीं लिखा हुआ, सेक्शन 156 स्लाइड्स में। सो 156 सेक्शन जो है वो पावर टू इन्वेस्टिगेट, मतलब पुलिस के पास पावर है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस सेक्शन में ये है कि पुलिस को पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विदाउट कोर्ट की परमिशन के जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे। ठीक है, पुलिस को जो है इसकी नीड नहीं होती किसी से पूछने की कि इन्वेस्टिगेशन करें या नहीं करें आफ्टर एफआईआर। सही है। उसके बाद जब पुलिस क्राइम सीन पे जाती है, ठीक है, पुलिस गोज टू क्राइम सीन सेक्शन 157। मतलब जो हमने आपको बताया कि वो जो कलेक्ट वगैरह करती है जो भी एविडेंसेस हो। ठीक है, उसके बाद जो विटनेसेस हो गए, उस विटनेसेस की जो स्टेटमेंट होती है वो रिपोर्ट करती है सेक्शन 161 के तहत। ठीक है, और उसके बाद जो अक्यूज है, ठीक है, अरेस्ट अक्यूज इफ नीडेड सेक्शन 52। उस अक्यूज से भी इन्वेस्टिगेशन लेती है, जो भी उसने बताया, जो भी कुछ किया, या उसने अगर जरूरत होती तो उसको भी पुलिस जो है वो गिरफ्तार। अब यहाँ पे एक सेक्शन और भी नहीं लिखा हुआ, 160, समिंग समिंग ऑफ विटनेसेस। ठीक है, अब जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इसका सेक्शन है 160। ठीक है, अब जब इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, तो पुलिस जो है वो विटनेसेस को कॉल करती है या उन्हें एक ऑर्डर जारी करती है या उन्हें नोटिस देती है कि भाई आप आ जाओ, हमें आपकी की विटनेसेस की जरूरत है। ठीक है, तो उन विटनेसेस को लाजमी जाना पड़ता है। उसके बाद जो सेक्शन है रिपोर्ट्स विटनेसेस स्टेटमेंट्स, सेक्शन 161। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विटनेसेस की एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, विटनेसेस आते हैं, ठीक है, पुलिस उनसे सवाल जवाब करती है और वो पुलिस क्या करती है, उनके जवाबात जो है वो रिपोर्ट करती है। ठीक है, उनको हम जो है कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस अंडर सेक्शन 161। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसके, वो याद रखिएगा कि पुलिस जो है वो विटनेसेस की स्टेटमेंट रिपोर्ट करती है। ठीक है, और विटनेसेस जो है वो मतलब उनको आंसर जो है वो ट्रुथफुली देना चाहिए। उसके बाद जो स्टेटमेंट होती है वो जो देते हैं विटनेसेस, वो ट्रायल के लिए यूज होती है आगे चल के। ठीक है, मतलब वो एक खाली स्टेटमेंट जो है ना, वो कन्विक्ट नहीं कर सकती किसी भी अक्यूज्ड को। ठीक है, ये मतलब खाली जस्ट एक इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए होता है कि भाई एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या हुआ। उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनती है, जो हमने पढ़ा पिछले में, सेंड्स रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर जो फाइनल रिपोर्ट बनती है सेक्शन 170। ठीक है, वो ये तो हो गए हमारे सेक्शंस। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में कुछ और भी सेक्शंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे तो नहीं मैंने लिखा पीपीटी में। सेक्शन 162 किस चीज का है? सेक्शन 162 स्टेटमेंट नॉट टू बी साइन। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है।
मतलब पुलिस जो है वो रिपोर्ट करती है स्टेटमेंट, ठीक है, अंडर सेक्शन 161। अब ये जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं ये है 162, ठीक है। 162 के जो अंदर सेक्शन है वो है 161। अब विटनेसेस जो हैं वो साइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वो स्टेटमेंट होगी उस स्टेटमेंट में साइन इसलिए नहीं करेंगे कि क्या पता पुलिस आगे चल के उस सिग्नेचर का मिसयूज करे या उसका विटनेसेस का मिसयूज करे आगे चल के, ठीक है। सो कानून ये कहता है कि जो 161 सेक्शन है उसकी स्टेटमेंट में उसकी विटनेसेस की सिग्नेचर नहीं होती, ठीक है। मतलब ऐसे याद रखें कि 161 स्टेटमेंट में, जो 161 जो सेक्शन है उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसमें नो सिग्नेचर, ये याद रखें, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन है दूसरा, सेक्शन 163, नो इंड्यूसमेंट बाय पुलिस। मतलब पुलिस वो जो है वो विटनेसेस को प्रॉमिस नहीं कर सकती किसी चीज का, या कोई आसरा नहीं दे सकती कि भाई आप मतलब कोई झूठी गवाही देते हैं, ठीक है, या ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, या उनको धमका नहीं सकती, ठीक है। मतलब उसको फोर्सफुली स्टेटमेंट नहीं ले सकती। मतलब वो जो स्टेटमेंट दें विटनेसेस वो फ्रीली हो, वो वॉलंटरीली, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 164, स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा सा गौर से ये समझिएगा। जो विटनेसेस है, ठीक है, और जो अक्यूज है, अब वो जब स्टेटमेंट देगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, उस स्टेटमेंट जो है वो होगी अंडर सेक्शन 164 के तहत, ठीक है। अब ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेक्शन 161 में हमने पढ़ा कि वो जो स्टेटमेंट होगी वो पुलिस के मतलब बिफोर पुलिस देगा विटनेसेस, ठीक है, और विटनेसेस उसमें साइन भी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब लेस रिलायबल कह सकते हैं, ठीक है। और जो वो जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट होगी तो वो कन्विक्ट नहीं कर सकती एक्यूज को अकेले में, ठीक है। अब 164 जो स्टेटमेंट है वो क्या है, उसमें ये है कि वो जो स्टेटमेंट विटनेसेस देगा वो मजिस्ट्रेट के सामने देगा, ठीक है, और उस पे साइन भी करेगा। और ये रिलायबल भी हो गई, ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो गया कोर्ट के लिए। क्योंकि पुलिस जो है वो धमकाती भी है, जाहिर सी बात है, वो तशद्दुद भी करती है, टॉर्चर वगैरह करती है, तो उसके साथ के साथ जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट होती है वो ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब जो दूसरा सेक्शन है हमारा, सेक्शन 164, ये होता है कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट। अगर अक्यूज ये चाहता है कि वो कन्फेस करे अपना क्राइम, ठीक है, तो वो जो क्राइम कन्फेस करेगा तो वो अब मजिस्ट्रेट के सामने करेगा, पुलिस के सामने नहीं करेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि पुलिस जो है क्या पता उसने फोर्स किया हो, उसके ऊपर टॉर्चर किया हो, ठीक है। तो कानून ये कहता है कि वो जो पुलिस है उसके सामने वो कन्फेशन जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। कन्फेशन जो वैलिड होगा वो होगा बिफोर मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये याद रखें कि कन्फेशन बिफोर पुलिस इज इनवैलिड, कन्फेशन बिफोर मजिस्ट्रेट इज वैलिड, ठीक है, विटनेसेस। तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज हो गई, ये भी याद रखें आप, ठीक है। ठीक है, तो बेल शुरू से पढ़ते हैं ताकि किसी को कोई डिफिकल्टी ना हो। सो बेल ये है कि अक्यूज रिलीज फ्रॉम कस्टडी ऑन प्रॉमिस टू अपीयर इन, ठीक है। बेल ये चीज है कि अक्यूज को जो है वो रिलीज किया जाए, ठीक है, पुलिस कस्टडी से रिलीज किया जाए या कोर्ट कस्टडी से रिलीज किया जाए, उसको हम बेल कहते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 496, इसमें हमने ये पढ़ा था कि बेल जो है वो आपका राइट है। किस चीज में? सेक्शन 496। 496 जो सेक्शन है वो है बेलेबल ऑफेंस का, बेल इन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। इसमें जो है कोर्ट जो है वो रेफ्यूज नहीं कर सकती आपको कि आपको इसमें बेल ना दे। मतलब ये आपका मैटर ऑफ राइट हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 497। सेक्शन 497 में बेल एज डिस्क्रिशन, ठीक है। बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस इज कोर्ट्स डिस्क्रिशन।
मतलब ये है कि बेलेबल जो नॉन बेलेबल जो ऑफेंस होगा उसमें आपका राइट नहीं है बेल लेना, लेकिन आप रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को और कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, मतलब ये है कि इट इज डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, मतलब ये कोर्ट की मर्जी है कि आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे या ना दे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 497, डिफॉल्ट बेल आफ्टर 60 डेज ट्रायल नोटिस। अब ये क्या है? अब अक्यूज जो है वो जेल में है, ठीक है, उसको तकरीबन कोई 60 दिन हो गए हैं, तो जेल में ही है अभी तक। ठीक है, ना तो उसका कोई ट्रायल चला है अभी तक, ठीक है, ना कोई केस आगे बढ़ा है उसका। ठीक है, तो वो जो अक्यूज है वो जो 60 दिन जो जेल में रहा है, वो ट्रायल ना चलने की वजह से वो इंटाइटल्ड हो जाएगा बेल के लिए, भले ही वो जो है वो उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया। ठीक है, भले ही उसने, क्योंकि ये उसका ही सेक्शन है 497। अब ये 497(2), ठीक है, भले ही उसने कोई ऐसा क्राइम किया हो जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस हो वो, ठीक है, और उसके बावजूद भी उसको जो जेल में रखा गया, 60 दिन के लिए रखा गया, और 60 दिन से जो है वो उसका कोई ट्रायल नहीं चला, तो उसको क्या हो जाएगा, वो इंटाइटल हो जाएगा बेल के लिए, मतलब कि वो मैंडेटरी हो जाएगा कि उसको बेल दी जाए। ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिक उसको बेल जो है मिल जाएगी, मतलब बेल ग्रांटेड है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एंटीसिपेटरी बेल, सेक्शन 498, एंटीसिपेटरी बेल, बेल बिफोर अरेस्ट। अब बेल बिफोर अरेस्ट क्या है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजेदार, थोड़ा गौर से सुनिएगा। एंटीसिपेटरी का मतलब ये है कि बिफोर समथिंग हैपेंस। ठीक है, मतलब पहले कुछ हो, उससे पहले ही जो है वो एंटीसिपेटरी बेल ली जाए, मतलब बेल बिफोर अरेस्ट, मतलब ये है कि अरेस्ट होने से पहले ही जो है वो एंटीसिपेटरी बेल ली जाए। अब ये कैसे होगा? अब ऐसे सोचें कि पुलिस जो है, ठीक है, अब अपना मिसाल लेते हैं, ठीक है, आप में से किसी को पुलिस जो है वो अरेस्ट करने आई है, ठीक है, या मतलब आपको अंदाजा हो या आपको कोई बताए या आपको पता चल जाए कि जो पुलिस है वो कुछ देर के अंदर या 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में जो है पुलिस वो आपको अरेस्ट करने वाली है, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे सीधा जो है वो सेशन कोर्ट, ठीक है, या हाई कोर्ट जाएंगे आप, जो आपको ज्यादा करीब पड़ेगी। ठीक है, आप उनमें से दोनों में से किसी एक में चलेंगे। तो आप ये कहेंगे कि पुलिस जो है वो मुझे अरेस्ट करने वाली है, ठीक है, तो मुझे जो है वो बेल दे दें। तो जो अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, ठीक है, तो उसमें जो बेल तो मिल जाएगी, ठीक है, नॉन बेलेबल होगा तो उसमें तो ये बेल बिफोर अरेस्ट होगी। तो इसमें ये होगा कि जो कोर्ट है उसको ऑर्डर जारी करेगी, बेल दे देगी। ठीक है, अब ये एंटीसिपेटरी बेल हो गई जो कोर्ट ने उस बंदे को दी। ठीक है, अब वो जो बेल वो लेकर वो जाएगा अपने घर। अब उसके घर आ गई पुलिस, अब पुलिस उसको आई अरेस्ट करने, ठीक है, तो वो पुलिस को एंटीसिपेटरी बेल दिखाएगा, बेल बिफोर अरेस्ट। ठीक है, तो पुलिस उसको क्या करेगी, अरेस्ट नहीं करेगी, मतलब वो अरेस्ट होने से पहले ही जो है वो उसने बेल ले ली। अब कुछ हमारे मुआशरे में ऐसे भी लोग होते हैं जो इज्जतदार होते हैं कि चाहते हैं कि यार हम जो है वो अरेस्ट ना हो, अरेस्ट की ख्वाहिश से ना बच, अरेस्ट की ख्वाहिश से बच जाए। ठीक है, तो वो ऐसे भी कर लेते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। ठीक है, तो पुलिस जो है वो उनको अरेस्ट नहीं करना। तो ये एंटीसिपेटरी जो बेल है ये कौन कौन दे सकता है? ये दे सकती है सेशन कोर्ट। ठीक है, सेशन कोर्ट के पास पावर है, सेशन कोर्ट भी ये जो बेल है एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है। हाई कोर्ट भी दे सकता है, हाई कोर्ट के पास भी यही सेम पावर है, एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है। अब ये मजिस्ट्रेट जो है उसके पास पावर नहीं है, वो बेल नहीं दे सकता। ठीक है, अब इसमें मेरे ख्याल में नहीं है। बेल बाय हाई कोर्ट, सेक्शन 498। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है, जो
जो हाई कोर्ट को एक स्पेशल पावर होता है, ठीक है, वो अनलिमिटेड पावर्स, बेल पावर्स होते हैं हाई कोर्ट को, ठीक है, मतलब वो कोई भी जो है बेल केस में बेल दे सकती है, ठीक है, हाई कोर्ट के पास बहुत बड़ा है, अच्छा पावर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 497(5), बेल कैंसिल्ड इफ एक्यूज रन्स अवे और थ्रेटन्स विटनेसेस। अब ये ऐसे है कि एक बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, एक बंदा जो है वो बेलेबल ऑफेंस करता है और उसको बेल मिल ही जाती है, ठीक है, वो बेल लेके चला जाता है। अब फिर वो क्या करता है कि वो जो अक्यूज्ड है, ठीक है, बेल लेने के बाद वो भाग जाता है, फरार हो जाता है, ठीक है, या रुपोश हो जाता है, ठीक है, या फिर क्या करता है वो जो विटनेसेस हैं उसको धमकाता है, डराता है कि भाई मतलब आपको पता है कि इसमें ये सीन, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना, वैसे करना है, फलाना। उसके बाद अक्यूज क्या करे, कोई जाके बेल लेने के बाद ही कोई न्यू अगर क्राइम कर देते, ठीक है, तो भी जो है उसकी बेलेबल ऑफेंस में बेल जो है वो कैंसिल हो सकती है सेक्शन 497(5) के तहत, ठीक है। मतलब ये है कि बेल लेने के बाद भी बेल कैंसिल हो सकती है अगर अक्यूज जो है वो भाग जाए, या जाके वो जो विटनेसेस हो उनको धमकाए, ठीक है, या कोई दूसरा कोई क्राइम करे, ठीक है, या जो है वो जब कोर्ट उसको बुलाए कि भाई जो है अब आ जाओ, अब हियरिंग है, तो वो ना आए बेल लेने के बावजूद भी, तो वो जो है उसकी बेल जो है वो कैंसिल हो जाए। तो आज जो हमने पढ़ा उसकी एक समरी कर लेते हैं कि आज हमने बेल में सेक्शन 496 पढ़ा, ठीक है, बेल इन बेलेबल ऑफेंस में जो होता है वो आपका राइट होता है, सही है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 497, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है, इसमें कोर्ट की मर्जी होती है कि आपको बेल दे या ना दे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 497(2), ठीक है, ये डिफॉल्ट, बेल ऑन डिफॉल्ट। अब ये याद रखी गई, बेल ऑन डिफॉल्ट 60 डेज, ठीक है, मतलब जब ट्रायल स्टार्ट ना हुआ हो, ठीक है, और 60 दिन के लिए वो जो है वो कस्टडी में हो अक्यूज, तो उसको ऑटोमेटिकली बेल बेल ग्रांटेड हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा सेक्शन 497(5), कैंसिलेशन ऑफ बेल। कैंसिलेशन ऑफ बेल तब होती है जब वो वेरिएबल ऑफेंस में जो है वो अक्यूज भाग जाए, ठीक है, या विटनेसेस को वो धमकाए, या कोई दूसरा कोई क्राइम जो है वो करे, या वो कोर्ट में अपीयर ना हो, तो जो है वो उसका भी वो कैंसिल हो जाती है उसकी बेल। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्शन 498, एंटीसिपेटरी बेल, बेल बिफोर अरेस्ट, ठीक है। इसमें यह था कि बेल जो है वो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो हाई कोर्ट दे सकती है, ठीक है, मतलब अरेस्ट होने से पहले, ठीक है, बंदा अभी अरेस्ट ही नहीं हुआ तो उसने बेल ली, ठीक है। तो आज का हमारा ये यही लेक्चर था, तो खत्म हुआ। सो अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है, जो भी कुछ आज हमने पढ़ा है उसमें से।